नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले होगी खास चर्चा, और वो खास चर्चा होगी कि किस तरह से पहाड़ की सीना को चीर कर 41 श्रमवीरों को टीम इंडिया ने बाहर निकाल लिया, सुरक्षित बाहर निकाल लिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पल पल उस पर नजर रही। इसी पर खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद फिर बात होगी कि 5 राज्यों का चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन बीजेपी आराम नहीं कर रही, विराम नहीं कर रही। बीजेपी का मिशन 2024 चालू है, और इसी के तहत अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में है। और इसके बाद फिर बात होगी कि बिहार में जो कैलेंडर विवाद है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमलावर है, बिहार सरकार को तुष्टीकरण की सरदार कह रही है। और इसके बाद रिपोर्टर की डायरी के पन्ने भी होंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। सिलक्यारा सुरंग से सुरक्षित निकाले गए सभी 41 श्रमवीर हैं स्वस्थ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने चिन्यालीसौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में श्रमिकों से मुलाकात कर जाना उनका हालचाल। श्रमिकों के परिवार में दिवाली जैसा जश्न, घर लौटने का है बेसब्री से इंतजार। तेलंगाना में कल होने वाले विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। कुल 119 सीटों के लिए सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्र समिति, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है कड़ा मुकाबला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से महाराष्ट्र की 4 दिवसीय यात्रा पर। लोनावाला में आज कैवल्य धाम के शताब्दी वर्ष पर आयोजित एक कार्यक्रम में हो रही हैं शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर। कोलकाता में प्रतिवाद सभा में ममता सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। बिहार में तुष्टीकरण पर बीजेपी हमलावर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का लालू और नीतीश पर निशाना। कहा हिंदुओं की भावनाओं से ना करें खिलवाड़। कहा बिहार सरकार तुष्टीकरण की सरदार। भारत दौरे पर आए नासा प्रमुख बिल नेल्सन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से की मुलाकात। दोनों देशों ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह प्रक्षेपित करने का किया फैसला। और हमास ने संघर्ष विराम के 5वें दिन 12 बंधकों को किया रिहा। तो वहीं इजराइल ने भी छोड़े 30 फलस्तीनी कैदी। फलस्तीनी दूत ने की स्थायी संघर्ष विराम की वकालत। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले आज की खास चर्चा, और वो आज की खास चर्चा कि किस तरह से ऑपरेशन जिंदगी टीम इंडिया ने कामयाब कर दिखाई। तो पिछले वर्षों में आपदा प्रबंधन में भारत ने दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान बना ली है। और अमेरिकी सेना का एक पवित्र वाक्य है, यह अमेरिका की सेना का हुआ करता था, विल लिव नो वन बिहाइंड, किसी को छोड़ूंगा नहीं। पीएम मोदी का भी लगता है यही संकल्प सूत्र है, क्योंकि आपदा की हर स्थिति में निपटने में पीएम मोदी इसी संकल्प को सामने रखते आए हैं। और यही संकल्प दिखाई पड़ा सिलक्यारा हादसे में भी। तो उत्तरकाशी के टनल में फंसी हुई 41 जिंदगी को सकुशल बाहर निकाल लेना बहुत कुछ कहता है। और वो क्या कुछ बातें हैं जो निकल कर आती हैं। टीम इंडिया ने यह साबित कर दिया है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो जीत ठान चुके हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार इस कोशिश में दिखे कि हौसला और उम्मीद श्रमिकों की बनी रहनी चाहिए।
यह हौसला और जज्बे की ही तो कहानी है जो पहाड़ का सीना चीर कर सुरंग से 41 श्रमवीरों को बाहर निकाल लेने में देश कामयाब हुआ। लेकिन पीएमओ, सीएमओ से लेकर डीएमओ और दर्जनों एजेंसियों के बिना थके, बिना रुके, सारी बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए टीम इंडिया ने यह कामयाबी पाई है। तो पिछले कई वर्षों में टीम इंडिया को लेकर पीएम मोदी ने हर बड़े अभियान को कामयाब बनाया है। आप विदेश देख लें या फिर देश के अंदर भी देख लें, देश का कोई भी राज्य हो, लेकिन टीम इंडिया के जज्बे ने आपदा में पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करके दिखाया है। आपदा प्रबंधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो शुरुआत से ही और हमेशा से ही विशेष आग्रह रहा है। हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। गुजरात में जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के रूप में 20 साल पहले ही आपदा प्रबंधन कानून बनाया था और जो बाद में राष्ट्रीय स्तर पर भी वो लेकर आए। 2001 के कच्छ के भूकंप को याद कीजिए। राहत और बचाव के साथ आपदा प्रबंधन के जरिए पीएम मोदी ने कच्छ की तस्वीर ही बदल दी थी। फिर उसके बाद 2015 को याद कीजिए, जम्मू कश्मीर बाढ़ को, नेपाल में भूकंप की तबाही को याद कीजिए। वही संकल्प दिखा कि विल लिव नो वन बिहाइंड। 2020 की कोविड महामारी में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपदा प्रबंधन को दुनिया भर से सराहना मिली। तो इस मुश्किल घड़ी में पीएम मोदी हमेशा से ही टीम इंडिया के साथ खुद को जोड़ते हैं, पल पल की जानकारी लेते रहते हैं, पल पल जुड़े हुए रहते हैं। उरी हमले के सर्जिकल स्ट्राइक को याद कीजिए। सेना को पीएम ने यही संदेश दिया था कि हमारे वीरों की सकुशलता सुनिश्चित होनी चाहिए, यही सबसे पहले ऊपर होना चाहिए। साहसिक कार्रवाई को अंजाम देने के बाद जब तक हर एक जांबाज पाकिस्तान से वापस भारत की सीमा के अंदर नहीं आ गया पीओके से, तब तक पीएम ने चैन की सांस नहीं ली थी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी तब ही सोने के लिए गए जब आखिरी जवान की सकुशल वापसी की भी पुष्टि हो गई। उसके बाद वो उस रात सोने के लिए गए थे। इसी भावना और संकल्प के साथ पीएम मोदी ने भिन्न भिन्न संकटों के समय दुनिया के तमाम देशों में फंसे हुए भारतीयों को सकुशल लौटाया है। भारत का कोई भी नागरिक, चाहे यमन में फंसा हो, यूक्रेन में फंसा हो, इराक में फंसा हो, इजराइल युद्ध क्षेत्र में कहीं भी फंसा हो, मोदी सरकार ने हमेशा संकट से उनको उबारा। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे हुए 41 श्रमवीरों को सफलतापूर्वक बाहर निकालना भी पीएम मोदी का संकल्प का जीता जागता उदाहरण एक बार फिर से बना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग से सकुशल बाहर निकाले गए श्रमिकों से फोन पर बातचीत की और उनके स्वास्थ्य और कुशल क्षेम की जानकारी ली और उनका हौसला भी बढ़ाया। आपके परिवार की तपस्या भी काम में आई है, परमात्मा के आशीर्वाद भी काम में आए हैं और 140 करोड़ देशवासियों की दुआ भी काम में आई है और कुल मिलाकर के सब इस संकट से निकल करके बाहर आए हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आगे अगर आप घर न जाना चाहते हैं, कोई व्यवस्था करनी है, तो क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप पहले चाहता था कि कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अब मुझे डॉक्टरों ने बताया कि साहब और सभी 41 के 41 लोग तबीयत उनकी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे जैसा ही आपकी टीम चाहेगी वैसी सारी व्यवस्थाएं हमारे मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना और आप लोग स्वस्थ रहें और इसी प्रकार एक टीम बना करके हिम्मत के साथ आगे हम बढ़ते रहें और आप भी देश के लिए एक प्रेरणा बनते रहें। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी के सहयोग से ये महाअभियान सफल हो पाया। उन्होंने इसके लिए सभी को धन्यवाद दिया। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है।
आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है, जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत चुनौतीपूर्ण और कठिन था, और जिन जिन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। जो हमारे गैस कटर थे, इसके आए हुए टेक्नीशियन थे, उन्होंने बहुत जीवटता का काम किया, तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। और इसमें काम करने वाले जिन जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिन्यालीसौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुरंग से निकाले गए श्रमिकों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। सबसे मिलाया, सबके हालचाल लिए, सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी प्रसन्न हैं, उनके पारिवारिक जन भी सभी प्रसन्न हैं, और सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। राज्य सरकार का भी, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, कि उन्होंने विशेष चिंता करते हुए एक माता पिता की तरह, जैसे माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं, उस प्रकार की उन्होंने चिंता की है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है, जिनके नेतृत्व में हर एक देशवासी सुरक्षित है। पूरे देश ने देखा कि जो हमारे मजदूर भाई टनल के अंदर थे, तो जो सबसे अच्छे प्रयास दुनिया के हो सकते हैं, वो इस रेस्क्यू अभियान में हुए हैं। और आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, खास चर्चा, और इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी, जो कि पूर्व इंजीनियरिंग प्रमुख और डीजी हैं बीआरओ के। बहुत बहुत स्वागत सर। और साथ में हमारे साथ भास्कर दत्त पाटनी जी हैं, जो कि भूगर्भ तकनीक के विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले आज विनोद जी से। विनोद जी, जिस तरह से कि विल लिव नो वन बिहाइंड, लगता है कि चाहे इसको आप कच्छ से लेकर के और आज तक अगर देख लें, तो लगता है ये जैसे सूत्र वाक्य बन गया हो। और इस बीच में कम से कम मुझे लगता है कि दर्जनों ऐसी घटनाएं हैं जिसमें हर बार यह साबित हुआ है कि अब जो भारत है, उसका आपदा से निपटने का तरीका, राहत और बचाव का तरीका, प्रबंधन का तरीका सचमुच काफी बदल गया है। लाल जी, जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट बता रहे थे, और रिपोर्ट में जब बता रहे थे, उसका जो मूल सूत्र है, वो सूत्र यही है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो ये जब आप ठान लेते हैं, तब आपकी जीत सुनिश्चित होती है। यही पूरे ये 400 घंटे का जो आपने देखा, जो उत्तरकाशी का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, उसमें आपने यही देखा होगा जी, कि यह कभी किसी ने हार नहीं माना, चाहे जो एजेंसियां वो लगी हुई हो, चाहे वो लोकल लगी हो। तो ये जो कोऑर्डिनेशन था पीएमओ से लेके सीएमओ तक और डीएम से लेके और वहाँ नीचे एजेंसियों का, उसके पीछे का जो सूत्र था वो वही था कि किसी ने कभी हार नहीं मानी थी। जो हौसला की कहानी है, ये उस जज्बे की कहानी है, जिस जज्बे की कहानी से एक बड़ी कामयाबी, आज मैं कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में इस कहानी पे आगे समय में आते समय में रिसर्च होनी है कि कैसे इस जज्बे को बना के रखा गया, इस हौसले को बना के रखा गया, और 17 दिनों के बाद उस सकुशल मजदूर को बाहर निकाला गया है जी। तो जो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात कर रहे थे, तो आपदा प्रबंधन के बदले दौर की बात आप देखिए। इस देश में जो प्राकृतिक आपदा हो, हादसा हो, इस तरह के लगातार से, चाहे सुनामी हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, और इसमें हजारों हजार लोगों की जो जानें जाती रही है, एक लंबी फहरिस्त है इस देश में और दुनिया में।
लेकिन अब बदले दौर में देखिए कि जिसमें देश में जो एक टीम इंडिया की स्पिरिट है, जो जी। पीएम मोदी बार बार कहते हैं अपने टीम इंडिया की स्पिरिट में, वो कैसे जब एक पेज पे आके काम करते हैं तो उत्तर काशी जैसे ही सफलता आपके हाथ में होती है। जो आपके पास कोई टेक्नीशियन दुनिया का नहीं होगा, चाहे टॉप क्लास टनलर हो, या आपके पास जो सुरंग खोदने वाले, जो मैनुअल खोदने वाले, जो पारंपरिक जो वहाँ पे रैट माइनर्स हैं, वो सारे माइनिंग करने वाले लोग हों, कि एकदम चूहे के बिल जैसे खोदने वाला वो जो उनका जुगाड़ था उसको भी अपनाया गया, और जो ऑगर मशीन थी उसको भी अपनाया गया, और इस टेक्नोलॉजी के साथ में जो हुनर काम आया, और उसमें ये एक तरह से एक संकल्प था, एक बिल्कुल वही संकल्प था कि जो ठान लिया है तो जीत निश्चित है। और आपने देखा होगा कि 17 दिन के बाद ये तस्वीर दुनिया के सामने में है कि भारत किस तरह से आपदा प्रबंधन में एक नई सूरत, एक नई पहचान बनाई है। बिल्कुल एक नई पहचान बनाई है, लेकिन ये करना कितना कठिन था, हमारे जो दोनों के दोनों विशेषज्ञ हैं ना, वो ज़रूर बताएंगे कि कितना कठिन था और कितनी बड़ी कामयाबी ये है। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी के पास, जिनके पास ख़ास तौर पर मुझे लगता है कि ऐसे इलाकों में जहाँ ये काम चल रहा था ना, ये तो काम चल रहा था, उसके बाद हादसा हो गया, तो कितना ये कठिन होता है, किस तरह से ये हादसा हुआ होगा, इस पर मैं चाहता हूँ ज़रूर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि कितना कठिन काम था। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी, 41 मजदूरों को वहाँ से वापस निकाल लेना, पहाड़ की सीना को चीर कर। नमस्कार जी, धन्यवाद। मेरे को यहाँ पे जुड़ने की बहुत खुशी हो रही है जी। और ये बताना चाहूँगा कि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। जब कोई टनल कोलैप्स कर जाती है तो उसका एक्सटेंट नॉर्मली किसी को पता नहीं चलता है। एक एंड तो नज़र आता है पर दूसरा एंड नज़र नहीं आता है, तो पता नहीं चलता है कि कितनी टनल कोलैप्स हुई है और जो टनल कोलैप्स हुई है उसके आसपास का इलाका कितना फ्रेजाइल है जी, क्या वो भी गिरने वाला है या नहीं, या उसमें भी कुछ दरारें आने वाली है या कोलैप्स होने वाला है, वो पता नहीं चलता है। तो और टाइम सीमा इसमें तय नहीं की जा सकती कि कब तक कोई रेस्क्यू कर लेगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था, स्पेशली जबकि हमारे जो हिमालयन जियोलॉजी को देखते हुए, जो बहुत फ्रेजाइल जियोलॉजी है, बहुत कमजोर पहाड़ हैं, जो रॉक क्लासिफिकेशन इतना अच्छा नहीं है यहाँ पर पत्थरों का, तो उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जी बिल्कुल, ये बड़ा चैलेंज था और ये भी बात है कि धरती की सीना के अंदर था, यानी कि भूगर्भ जो धरती है उसके अंदर था। हमारे साथ भू तकनीक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं भास्कर दत्त पाटनी जी। भास्कर दत्त पाटनी जी, ये जो जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ था और हमने देखा कि इसमें जब राहत और बचाव का काम शुरू हुआ तो एक साथ कई प्रयास हुए। वर्टिकल ड्रिलिंग की बात हुई, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात हुई, फिर सिलक्यारा की तरफ से पाइप डालने की बात हुई। ये क्या आपको लगता है कि इसमें हम बिल्कुल सटीक पता लगा सकते थे कि किधर हमें अपने प्रयास को फोकस करना है ताकि हम उन 41 जिंदगियों तक पहुंच जाएं जो धरती के गर्भ में थे? देखिए, ऐसा है जैसा कि लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह साहब ने कहा, हमारी जियोलॉजी बड़ी फ्रेजाइल है। हाँ। और ये सिलक्यारा की ये जो टनल है, इसका एक एंड तो बंद है, दूसरे एंड से काम कर रहे हैं। और ऐसी हालात में सबसे बड़ा जो मुश्किल हमारे सामने आ रही थी कि एक्सटेंट कितना है, जो फेलियर जोन है, ये वर्टिकल कितना है, हॉरिजेंटली कितना है। चलिए हॉरिजेंटली तो बाद में हमने पता लगा लिया कि 50-60 मीटर है, मगर ऊपर जो चिमनी फॉर्मेशन या कैविटी बनी है उसमें से कितना मग बाहर निकला है। तो ऐसे हालात में जो हॉरिजेंटल ड्रिलिंग थी वही एक सबसे अट्रैक्टिव और सबसे बढ़िया सॉल्यूशन था। हालांकि ऑप्शन बी एंड सी आपकी वर्टिकल ड्रिलिंग या बाईपास ड्रिफ्ट बगल से बनाते हैं नॉर्मली हम लोग, इस तरह के फेलियर जब हिमालयन टेरेन पर होते हैं। और अगर माना इनकेस इसमें 41 श्रमिक अंदर नहीं होते
तब तो इस ऑपरेशन को किसी दूसरे ढंग से पूरा कर लिया जाता। आप मग को रिमूव करते, पाइप प्रूफिंग करते या ग्राउटिंग करते, धीरे धीरे करके सपोर्ट देते और आगे बढ़ जाते। हमारे लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी कि जो 41 मजदूर अंदर ट्रैप हैं उन तक कैसे पहुंचा जाए, और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग या अगर ड्रिलिंग जिसके माध्यम से हम अंदर जा रहे थे वो ही एक अट्रैक्टिव सॉल्यूशन था। और लास्ट में जो 10 मीटर जो रैट होल माइनिंग या जिसे कहते हैं मैनुअल माइनिंग जिन बहादुर मजदूरों ने किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और इसी जज्बे के साथ, इस तरह के जज्बे और जगह भी हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है, बट यहाँ पर जो 41 श्रमिकों की जान बचानी थी और जिस जज्बे के साथ ये लोग आगे बढ़े और धीरे धीरे निकालते चले गए, जो मुख्य कठिनाई जो स्टील लैटिस गर्डर्स और जो बार सामने आ रहे थे उसको मैनुअली काटना और मग में जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं, रॉक बोल्डर्स हैं, उनको तोड़ना, वो निकालना वाकई में एक चैलेंजिंग टास्क। पर चर्चा को और आप तीनों के साथ आगे बढ़ाऊंगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटकर फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता, घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ का सीना चीर करके ऑपरेशन जिंदगी को कामयाब बनाया गया और ये नए भारत का नया रूप है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से विनोद जी के तरफ रुख करता हूं। विनोद जी, जिस तरह से कि हमने देखा कि ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन कामयाब किया गया, इसमें हमने ये देखा कि बाहर से कोई मशीन मंगानी है मंगा लो, बाहर से कोई विशेषज्ञ मंगाना है उसे भी जल्दी से बुला लो, और अपनी भी सारी की सारी एजेंसी, और सिर्फ एजेंसी ही नहीं, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव तक वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए रहे। इससे भी निश्चित तौर पर ऐसे अभियानों को बहुत बड़ा संबल मिलता है। विनोद जी। लाल जी, जिंदगी जिंदाबाद। और जब आप जिंदगी जिंदाबाद कहते हैं तो आप देखिए कि जब देश का प्रधानमंत्री खुद सुबह सुबह फ़ोन करते हों उसके स्टेट के चीफ मिनिस्टर को और वो रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लेते हों और हर बात में वो एक तरह से निर्देश देते हुए देखते हों कि हौसला कभी टूटना नहीं चाहिए इन मज़दूरों का, ये हिम्मत बना के रखना ज़रूरी है सबसे पहला। तो आप कह सकते हैं कि ये चिंता अगर देश के प्रधानमंत्री दिखाते हैं कि मैं हूँ ना, तो ये सब सारी चीज़ें जुटाने में कोई मुश्किलें नहीं आती है। और मुश्किलें इसलिए नहीं आती है कि आपने जो कहा ये सारी चीज़ें कैसे और किस जगह पे लाया गया ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप जो उत्तर काशी के सिरकारा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो एक साधारण प्रोजेक्ट नहीं है और साधारण सी जगह नहीं है जी। जहाँ पे एक तरह से आप देखिए कि चॉपर से लाके और हेलीकॉप्टर से किस तरह से वहाँ ऑस्कर मशीन भी लाया गया और सारे उपकरण जो जहाँ से जिस तरह के इंजीनियर और टेक्नीशियन की ज़रूरत होती थी वो 24 घंटे के अंदर में मुहैया कराया जाता था। इसलिए कि कोई कहने वाला था कि मैं हूं ना, और वो मैं हूं ना का जो जज्बा था ये देश के आपदा प्रबंधन को किस तरह से बदला है। लालजी, जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि ये आपदा प्रबंधन का जो सबसे बड़ा क्लासिक चीज़ ये है कि वो टीम इंडिया का स्पिरिट है। और वो टीम इंडिया की स्पिरिट को आप देखें कि दुनिया के किसी भी देश में अगर इस तरह की आपदा, अभी आप हाल में तुर्की का देखिए, दुनिया ने इसको सैल्यूट किया है भारत के NDRF के उस ऑपरेशन को और उसकी सारी चीज़ों को जो उन्होंने राहत और बचाव का काम उस भूकंप के दौरान किया था जी। आप ये देखिए कि इसकी सिलसिला कैसे शुरू होता है। ये जो एक जज्बे और की कहानी आप बता रहे हैं उसमें उस हौसले की कहानी में देखिए PM मोदी का 70 के दशक से शुरू हुई ये कहानी है। जब हमने अभी एक बुक रिलीज हुई है जो ये ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का जो डिजास्टर मैनेजमेंट
एक्सीडेंट है उसके बारे में एक बुक लिखी है। उसमें ये अनटोल्ड स्टोरी को बताया गया है कि वो किस तरह से बताया है कि मोरबी का जब बांध टूटा था 79 के आसपास में, हजारों लोग आसपास के लोग उसमें मर गए थे। पीएम मोदी उस समय में एक साधारण सा कार्यकर्ता के रूप में वहाँ काम कर रहे थे। तो उन्हें इस बात का तो ये था कि ये आपदा के बचाव के लिए, आपदा एक प्राकृतिक है, ये हादसा इस तरह से अनहोनी होती है, लेकिन क्या बचाव के लिए भारत जैसे देश में जहाँ इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती है, एक ह्यूमन स्किल को, एक ह्यूमन पावर को आप किस तरह से एक टेक्नोलॉजी के सपोर्ट देख के टीम इंडिया के स्पिरिट में जब आप काम करते हुए दिखेंगे तो आज देश में चाहे सुनामी आता हो या कहीं बाढ़, आपने जम्मू कश्मीर का बाढ़ 2015 का देखा है, उसका किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, किस तरह से बचाव और राहत के काम हुए थे। अब दुनिया के किसी देश में युद्ध के जंग के क्षेत्र में देखिए, सीरिया से लेके इजराइल तक कैसे भारत के लोगों को स्वदेश वापस लाया गया। तो ये जो स्पिरिट है, ये आपदा प्रबंधन का सबसे पहला ये देता है कि आपकी सेंसिबिलिटी क्या है कि आप दुर्घटना में फंसे हुए लोगों को ये आश्वस्त करते हैं कि कोई भी नहीं छूटेगा और सबको बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल वही स्पिरिट जीती है, वही नेतृत्व जीता है। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी, चाहे ये सिलक्यारा का मामला हो या फिर उरी हमले के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जब देश का प्रधानमंत्री पल पल की जानकारी लेता है और जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि हमारे अंतिम जवान भी सुरक्षित वापस आ जाएं तब मैं सोने को जाऊंगा, तो इससे कितना बड़ा संबल मिलता है, कितना मनोबल बढ़ता है। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी, मैं ये आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मैं आज ही वहां से वापस आया हूं सिलक्यारा टनल से जी, और पिछले 3-4 दिन से मैं वहां था। तो जो कोऑर्डिनेशन वहां देखने को मिली है वो हम सिर्फ अभी तक किताबों में ही पढ़ते रहे हैं जी। ये एक्चुअली कॉपी बुक कोऑर्डिनेशन थी जो कि पीएमओ से डायरेक्टली कंट्रोल हो रही थी। इतनी एजेंसियां इसमें एक्टिवेट की गई थी, चाहे वो डीआरडीओ हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे एक्सपर्ट्स लाने हो, कोई भी टेक्नोलॉजी लानी हो, कोई मशीन लानी हो, वो सारी एकदम कमर्शियल एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से जरिए वहां पर पहुंचाई गई है हर एक को। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें जो सहयोग रहा है, जनरल वीके सिंह साहब वहां पर कैंप कर रहे थे और सेक्रेटरी MORTH अनुराग जैन जी के नेतृत्व में ये सारा कार्य हुआ है। और जो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो पीएमओ ने वहां पर एस्टैब्लिश किया था, उसके कारण जो कोऑर्डिनेशन हुआ है, जो सीमलेस कोऑर्डिनेशन हुआ है, वो मैंने कहीं नहीं देखा है। बहुत सारे हादसे में मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, चाहे वो स्नो एवलांच हो, चाहे लैंडस्लाइड्स हो या दूसरे हादसे फ्लड रिलीफ हो, पर ऐसा कोऑर्डिनेशन कहीं देखने को नहीं मिला है जिसकी की पल पल की जानकारी पीएमओ में दी जा रही थी। तो उसके कारण जो हमारा मनोबल बढ़ा है, जो हमें मालूम था कि जो हमको चीज चाहिए वो हमारे पास पहुंच जाएगी, और इस करके जितने भी हम टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, हमने सबने बैठ के जो रास्ते ढूंढे थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन 1 जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे थे, उसको फेल होने के बाद जो मैनुअल ड्रिफ्ट का हमने वहाँ तय किया था कि अभी मैनुअल ड्रिफ्ट के लिए जाते हैं, तो हमें मालूम था कि हम सब एक दिन वहाँ पहुंचेंगे। और हमारा हौसला इसलिए बुलंद था क्योंकि जो कम्युनिकेशन हमारे साथ उनके जो वर्कर्स ट्रैप हो रखे थे उनके साथ एस्टेब्लिश हो गया था। 4 इंच की लाइन से और 8 इंच लाइन के साथ उनको खाना पहुंचाया जा रहा था, उनको मेडिसिन पहुंचाई जा रही थी। तो हमारा कभी भी हमारे हौसले कभी पस्त नहीं हुए या हमको ऐसे नहीं लगा कि हम ये कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। सिर्फ टाइम का मामला था कि किस टाइम तक हम इसको पूरा कर पाएंगे, पर इतना विश्वास था कि हम इसमें जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है। और भास्कर दत्त पाटनी जी, आपने हाल में, जाहिर सी बात है कि ऐसे इस तरह के हादसे चाहे देश के अंदर विदेशों में इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपने ज़रूर उन चीज़ों को देखा होगा। आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या ऐसे हादसों से निपटने, ऐसे हादसों को पार पाने के मामले में नया भारत कुछ अलग सा दिखाई पड़ रहा है क्या? हमने काफ़ी इस तरह के सफ़र तय कर लिए हैं, काफ़ी हमने इस मामले में तरक्की कर ली है क्या? देखिए,
आज से 40-45 साल पहले जब मैंने टनलिंग वर्क स्टार्ट किए थे, तब वो समय भी देखा है और आज का समय भी देख रहा हूँ। उस वक्त क्रूड और कन्वेंशनल मेथड से हम लोग टनलिंग करते थे। आज तो मैकेनाइज्ड टनलिंग भी होती है टीबीएम से। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के हमारे टूल्स हैं, उस समय बहुत कम होते थे। तो ऐसी हालत में आज जहाँ टनलिंग हो रही है, तो टनलिंग के फेस से आगे 50 मीटर 100 मीटर आगे का भी हम पता लगा लेते हैं कि रॉक मास की कैसी कंडीशन है, किस तरह का सपोर्ट मेजर्स इसके लिए तैयार किया जाए और यह कैसे किया जाए। तो आज के भारत के हिसाब से अब देखेंगे तो टनलिंग में बहुत एडवांसमेंट हुआ है, नई नई टेक्निक्स आई हैं, उस टेक्निक्स का हम उपयोग करते हैं और उसके बेस पे हिमालयन जैसे टेरेन पे, जो कि बहुत ही फ्रेजाइल माउंटेन है, जहाँ की पल्वराइज रॉक कंडीशन है, क्रश रॉक मास है, शेयर जोन्स हैं, उनको निगोशिएट करने के लिए ये सारी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, चाहे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के हों, चाहे रोड टनल से हों, चाहे रेलवे टनल से हों। तो ये इस तरह की चीज़ें जो आज के युग में हमारे वैज्ञानिक या हमारे मित्र जो यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही सहायक और उपयोगी हो रहे हैं। बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा ये तकनीक जो है वो सहायक हैं, तकनीक उपयोगी है और इन तकनीकों को आगे बढ़ाने में, विनोद जी, इन तकनीकों को आगे बढ़ाने में नेतृत्व का कितना बड़ा रोल होता है। नेतृत्व संबल तो देता ही है, मनोबल तो बढ़ाता ही है, लेकिन संबल के साथ साथ जब वो सुविधाएं देता है तो ऐसे हादसों से निपटने में निश्चित रूप से मदद मिलती है। टीम इंडिया को, सबको मिलकर, सभी एजेंसियों को मिलकर ज़्यादा कामयाबी के साथ ऐसे अभियानों को पूरा किया जाता है। लाल जी, हमारे एक्सपर्ट बहुत रिलेवेंट और बहुत शानदार बात कर रहे थे और टेक्नोलॉजी से लेके और वहाँ के टोपोग्राफी और ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी आपके पास में कितनी भी हो, तकनीकी आपके मामले में आपने कितना भी एडवांस कर लिया हो, लेकिन जब तक आप इसमें पर्सनल टच नहीं डालते हैं तब तक वो जो आप ठानते हैं वो नहीं होता है। ये इसका उदाहरण जब आप बात अभी पूछ रहे थे कर्नल साहब को, लेफ्टिनेंट साहब को, और आप जब ये पूछ रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर ने उस समय में जब उड़ी का अटैक था और उसके बदले बाद में उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और उस सर्जिकल स्ट्राइक को एक तरह से देश ने एक पहली बार वो एक अनुभव था कि हमारे जवान, जो बहादुर जवान अब सीमा पार करके दूसरे के सीमा में जाके उसके माद में घुस के और वो स्ट्राइक करने वाले थे जी। लेकिन इसमें जो शर्त पीएम की थी कि वो सकुशल हमारे सभी जवानों को, वीर जवानों को वापस आना चाहिए। ठीक। तो इसके लिए जो डिटर्मिनेशन था कि ये था कि जब ठान लेते हैं तो जीत होती है, उसमें टीम की स्पिरिट काम करती है। उस टीम में जो सबसे टॉप पीएम से लेके और नीचे जो काम करने वाले हैं वहाँ एजेंसी, वो सारे लोग जब इस बात के लिए लगते हैं तब ये पहाड़ का सीना चीर के 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाता है। ये स्पिरिट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस दिन ये अपने दोनों एक्सपर्ट बता रहे हैं और हमसे शायद बहुत बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पे काम किया है। लेकिन वो आप देखिए कि टेक्नोलॉजी जैसे अगर जैसे मशीनें वहाँ फेल हो जा रही थी, वहाँ हर दिन का जो ड्रिलिंग है वो 4 घंटे ऑपरेट करने के बाद वो बंद हो जाती थी जी। लेकिन उसके बाद फिर एक उपाय ढूंढा जाता था, कभी ये हार मानने की बात नहीं थी वहाँ। तो ये संकल्प जो है वो संकल्प की बात बताती है कि आपदा प्रबंधन में टेक्नोलॉजी के रूप में भारत में बहुत एडवांसमेंट है। आपने अभी जितना आप ये देखिए तूफान का, जितना भी चक्रवाती तूफान है, उन सारे तूफानों का किस तरह से मुकाबला किया है। जिस दौर में कभी 5-10 साल पहले सैकड़ों लोग मरते थे, आज वहाँ एक 0 कैजुअलिटी पे हमने ये काम किया है। बिल्कुल। तो ये जो डिटर्मिनेशन है उसके साथ में एक पर्सनल टच होता है, एक टीम वर्क होता है, जो टीम इंडिया की स्पिरिट में कोई भी स्टेट हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन अगर पीएम देश का इस सेंसिटिविटी से काम करता है, ये संवेदना के साथ काम करता है कि कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, हर कोई बचाव जरूरी है, तो हर कोई बच के आता है। और हर राहत कार्य में भारत ने एक मानक तय किया है, चाहे कोई भी आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो, हादसे की आपदा हो। लाल जी। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी, आपने जो अभी बताया उससे तो हमें ऐसा लग रहा है, आपने बताया कि वहाँ से लेकर यहाँ तक आपने देखा कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन हो रहा था, तो हमें लगा जैसे कहते हैं ना कि वॉर रूम बनाकर किसी समस्या से निपटना,
तो हमें लग रहा था जैसे कि कोई एकदम वैसा वॉर रूम जैसा काम कर रहा हो, जिसमें एकदम सिंगल पॉइंट पर सब कुछ देखा जा रहा था कि भाई ये नहीं तो ये विकल्प नहीं तो ये। बिल्कुल सही फरमाया आपने। हाँ। वो एक्चुअली वॉर रूम था। ये एक तरह का हमारे लिए एक किस्म का वॉर ही था जो सबने मिलकर जीतना था। हाँ। सो हर एक जगह से इनपुट सेंट्रल में आ रही थी और वहाँ पर डिस्कस होके कोई भी चीज, किसी भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट हो रही थी, वहाँ से उनके निर्देश दिए जा रहे थे। ऊपर पीएमओ में मैसेज किया जा रहा था, वहाँ से डायरेक्टली भास्कर कुलबे साहब पीएमओ की तरफ से आए हुए थे और जो चीज चाहिए थी उस कंट्रोल रूम में बैठ के सब लोग डिस्कस करते थे। सुबह, दोपहर को, शाम को, या जब भी जरूरत पड़ती थी, रात में, आधी रात में बैठ के ये डिस्कशन होती थी। बार बार साइट विजिट्स होती थी और डिसाइड किया जाता था कि अगर अभी बाधा आई है तो अगला कदम क्या लिया जाए। ठीक है। भास्कर दत्त पाटनी जी, जब इस तरह का कंट्रोल रूम हो, जब इस तरह से वॉर रूम स्टाइल में काम हो, तो आपदा से निपटना कितना आसान हो जाता है? उसके लिए कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल दोनों चीजों की आवश्यकता होती है जी। आप किसी भी कैटास्ट्रॉफी को लीजिए, अगर उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इस तरह ग्राउंड वर्क्स में जहाँ 41 मजदूर अंदर फंसे हों, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है तो इतनी जल्दी मोबिलाइजेशन ऑफ मशीन, जैसा जनरल सिंह ने कहा है कि इस हिसाब से जितनी जल्दी मोबिलाइजेशन मैन एंड मशीन का हुआ है वो बहुत जरूरी था। और एक जैसा विनोद जी कह रहे थे, मैं कह दूं, मैं अपने से 40-50 साल की टनलिंग के एक्सपीरियंस से इंजीनियरिंग के साथ जज्बे से बिल्कुल जज्बा जरूरी है, सच कह रहे हैं। देखा है बड़ी लोगों ने 20-20, 24-24 किलोमीटर की सुरंग बनाई है। अगर आपके पास जज्बा नहीं है तो फिर खाली सुरंगें नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। जज्बा की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसी जज्बे से ऑपरेशन जिंदगी बिल्कुल कामयाब हुई है। अंदर में श्रमवीरों का जज्बा, बाहर में जो उनको निकालने में लगे हुए था उनका जज्बा, पूरे देश का जज्बा, 140 करोड़ भारतीयों का जज्बा, पीएम मोदी के नेतृत्व का जज्बा। बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर दत्त पाटनी जी जुड़ने के लिए, साथ में लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी आपका भी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि तेलंगाना समेत 5 राज्यों में प्रचार तो खत्म हो गया, लेकिन बीजेपी और इसके नेता ने एक दिन भी आराम विराम नहीं किया। अमित शाह सीधे पश्चिम बंगाल पहुंच गए। करेंगे इस पर बात। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 2024 है वो लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। कोलकाता में प्रतिवाद सभा में ममता सरकार के खिलाफ उन्होंने हुंकार भरी। अमित शाह की प्रतिवाद सभा से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। तो गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए कोलकाता में लोगों में भारी उत्साह देखा गया। धर्मतला इलाके में उन्होंने प्रतिवाद सभा की। ममता सरकार पर अमित शाह ने इस दौरान हमला बोला। कहा, दीदी ने तो पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है। तो तृणमूल नेताओं और मंत्रियों के बढ़ते भ्रष्टाचार और घोटालों में उनकी मिली भगत पर और भ्रष्टाचार पर बीजेपी करारा हमला बोल रही है, और साथ ही कह रही है कि पश्चिम बंगाल के लोग
अब ममता बनर्जी सरकार से उकता चुके हैं और भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति चाहते हैं। बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार को बीजेपी ने बनाया है। तो इस बीच राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया। शुभेंदु अधिकारी को निष्कासित कर दिया गया विधानसभा से। 5 राज्यों के चुनाव प्रचार खत्म होते ही बीजेपी का यह अगला अभियान चालू है। बिना रुके अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में पहुंच गए। तो मिशन 2024 के लिए बीजेपी और इसके बड़े नेता बिना किसी आराम विराम के सक्रिय हो चुके हैं। तो सुनते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रतिवाद सभा को संबोधित करने पर क्या कहा और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने जो कहा कि ममता बनर्जी सरकार के कार्यकाल में बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी घुसपैठ, तुष्टीकरण, राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपको, परिवर्तन हुआ है क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? तुष्टीकरण रुका है क्या? पॉलिटिकल वायलेंस बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार रुका है क्या? मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया बंगाल को भेजते हैं, ये तृणमूल के सिंडिकेट वाले वो रुपया को बंगाल के गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़ चुके हैं इस खबर पर और चर्चा करने के लिए। प्रसेनजीत दा, जिस तरह से कोलकाता के लोगों में ये उत्साह दिखा, ऐसे में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी वहां पर है, पिछले दिनों जो नोटों का पहाड़ मिला, जॉब घोटाला की भारी भरकम बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे मामले सामने आए, शिक्षक भर्ती घोटाला से लेकर तमाम भर्ती घोटाले। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और उसमें इसको भारतीय जनता पार्टी को बहुत हद तक कामयाबी भी दिखाई पड़ रही है क्या? बिल्कुल लालचंद, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे कह रहे थे अपने रिपोर्ट में, उसी हिसाब से मैं बताऊं कि 2024 की जो चुनाव की प्रचार है उसका श्री गणेश आज कोलकाता से कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी। ये एक सही बात है और इसमें बंगाल की अहमियत इस कारण है, मैं पहले भी बार बार कहने की कोशिश किया था आप ही की प्रोग्राम में, कि हिंदुस्तान में अगर सीटों के हिसाब से सोचे तो बंगाल की जो लोकसभा की सीट है वो तीसरे हाईएस्ट है, 80, उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र का 48 और उसके बाद बंगाल का 42। और ये 42 में से 18 सीट जीतकर नरेंद्र मोदी पिछले बार प्रधानमंत्री बने थे। और इस बार भी अमित शाह ने ये वादा लेके गया बंगाल के लोगों से कि आने वाले 2024 के चुनाव के बाद ऐसा हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोल सके कि बंगाल ने हमें फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार के लिए बनाया। तो मतलब सीधी तरह से इशारा साफ है कि सिर्फ 18 से संतुष्ट नहीं है, 18 से आगे बढ़ना पड़ेगा 2024 में। और आप जैसे कह रहे थे कि आज की जो रैली है, ये रैली एक इशारा है कि जिस तरह से बंगाल में पिछले कई सालों से बीजेपी ने लगातार अपना विरोधी होने का जिम्मेदारी संभालने की काम कर रही है, उसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए हैं। और इसीलिए आज होम मिनिस्टर को या बीजेपी की प्रवीण नेता को सुनने के लिए इतने लाखों लोग कोलकाता में भीड़ जमाए थे। लालचंद जी, कोलकाता का धर्मतल्ला इलाका, हम कह सकते हैं कि कोलकाता के बीचों बीच ये रैली, और देख रहे हैं कितने लोग नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने मोटे तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, भ्रष्टाचार के अलावा तुष्टीकरण का मुद्दा उठाया, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। अमित शाह ने इन सारे मुद्दों पर बात की। क्या कुछ फोकस रहा अमित शाह की रैली में? उनके भाषण का क्या फोकस रहा दादा? देखिए लालचंद, इसमें मैं दो तीन, एक तो आप भ्रष्टाचार की बात, ये पूरे देश को मालूम है। और कई सारे जो मंत्री है वो जेल के अंदर है, ये बड़े बड़े नेता है जो जेल के अंदर है, छोटे विधायक भी जेल के अंदर है।
ये सब कुछ है, बाकी तो है ही। लेकिन एक बात पर जो हमने दूरदर्शन पर काफी जिम्मेदारी के साथ दिखाया था, 3-4 दिन पहले नॉर्थ 24 परगना की बारासत ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट की तृणमूल कांग्रेस की प्रेसिडेंट मैडम ने, इन्होंने पूरी तरह से माइक लेकर ये अपने जो समर्थक है उनको एक सलाह दे दिए हैं कि बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में उठाने के लिए फलाने लोगों आदमी के पास जाइए, और वो पूरी तरह से अपना सिस्टम लेके तैयार है, और बांग्लादेश से आए हुए लोगों का नाम उसमें वोटर लिस्ट में, आज अभी वोटर लिस्ट का रिवीजन का काम जारी है, तो वोटर लिस्ट में उठा लीजिए जी। तो ये हम कई बार इसके बारे में चर्चा किया, ये 3-4 दिन आगे की बात मैं कह रहा हूं। आज उसी जगह को अमित शाह जी ने एकदम नक्की कर दिए हैं कि सीएए हम इसीलिए लाना चाहते हैं जी। जिस तरह से घुसपैठियों को रोकने की बजाय तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसको बढ़ावा देने की काम कर रहा है, जैसे पहले वाम मोर्चे सरकार ने किया करती थी, और अब उनके नेताओं ने पूरी तरह से ये माइक पर घोषणा कर रही है, यह कर रहा है कि आप उनके पास जाइए, बांग्लादेश से जो आए हुए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में उठा लीजिए। तो भाई आप सीएए होने दो या ना होने दो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। सीएए देश की कानून है और ये लागू करके रखेंगे, और इसीलिए करना जरूरी है क्योंकि बंगाल इसका सबसे बड़े ये पैमाने पर इसके माने विक्टिम है। ये सीधी तरह से समझा दिए है देश की होम मिनिस्टर बीजेपी की नेता अमित शाह जी ने, क्योंकि इस तरह के बयान आने लगे हैं जो काफी खतरनाक है लालचंद। अच्छा, पश्चिम बंगाल की राजनीति की उसकी नब्ज पर तो आपकी पकड़ है, हम सब जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आप राष्ट्रीय राजनीति पर भी उसकी नब्ज पर पकड़ रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मायने में वाकई दादा अलग है कि देखिए अभी 5 राज्यों का चुनाव प्रचार खत्म हुआ और एक दिन का भी विराम नहीं, और उधर से मिशन 2024 के तहत पश्चिम बंगाल चालू, पश्चिम बंगाल में अमित शाह पहुंच गए। ये भी एक फैक्टर है जो भारतीय जनता पार्टी को कई दूसरी पार्टियों से अलग करती है। देखिए लालचंद, राजनीति जो है ना वो देश के लिए है, देश के लोगों के लिए है, उनकी सेवा करने के लिए है, देश को सुरक्षा देने के लिए है, देश को आगे ले जाने के लिए है। ये कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है जी। आप पत्रकार है, हम पत्रकार है, क्या हम पार्ट टाइम पत्रकारिता कर सकते हैं? हमारे यहाँ पे हमारे दोस्त लोग सारे खड़े हैं कैमरे के पीछे, वो क्या पार्ट टाइम काम कर सकते हैं? पूरे 24 घंटा सोचना पड़ता है कि हम आगे जाके क्या करेंगे, तुरंत बाद क्या दिखाएंगे। आप जो टेलीविजन का स्क्रीन है उसको ब्लैक नहीं छोड़ सकते, इसी तरह से देश को आप ब्लैक नहीं छोड़ सकते। अब ये जो 17 दिन पूरी तरह से उत्तरकाशी में ये सब कुछ हुआ, क्या एक लम्हे के लिए हम छोड़ सकते थे वहां पे कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर से खुदवाई का काम करेंगे? तो भाजपा का आज जो ये आज सक्सेस स्टोरी है, ये सक्सेस स्टोरी के पीछे और भाजपा की नेतृत्व में देश के लोग अपने आप को इतना सुकून इसीलिए महसूस करते हैं कि बस उत्तरकाशी से, तेलंगाना से कोलकाता पहुंच गए और एक अगले दिन ही पहुंच गए हैं, पूरे एजेंडा तैयार करके पहुंच गए हैं। किस तरह से देश को 2024 में आगे लेके जाना चाहिए, किस तरह से बंगाल को 2026 में आके लेके जाना चाहिए। तो इसीलिए बीच में चाहे यूरोप में किसी जगह पे हम छुट्टी मनाने चले गए, या जैसे पिछले 10 दिनों से हम बंगाल की भतीजे को, इसका कोई अता पता नहीं है, ये कोलकाता में या बंगाल में या देश में ये कहां है, इसका कोई अता पता नहीं है। तो इस तरह से राजनीति नहीं हो पाता, ये बीजेपी ने साबित कर दिया फिर से लालचंद। और ये सब चीजें कई दूसरी पार्टियों को सीखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए और विस्तार से इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि बिहार में कैलेंडर विवाद गहरा रहा है। करेंगे बात। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं इस वक्त आप बारी है बिहार की खबर की कि बिहार में किस तरह से जो कैलेंडर विवाद है उस पर बीजेपी हमलावर है। तो बिहार में तुष्टीकरण पर बीजेपी हमलावर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का लालू यादव और नीतीश कुमार पर सीधा निशाना। हिंदू त्योहारों को कैलेंडर से निकालने के मकसद पर बीजेपी लगातार उठा रही है सवाल और नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ तौर पर कहा कि बिहार सरकार तुष्टीकरण की सरदार। तो कैलेंडर विवाद पर नित्यानंद राय का प्रहार। कहा हिंदुओं की भावनाओं से ना करें खिलवाड़। उन्होंने साथ ही यह भी कहा आगे कि यह एक तरह से बिहार को इस्लामीकरण की ओर ले जाने की साजिश है और इसके सूत्रधार नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी हैं। नित्यानंद राय ने आगे कहा कि बिहार की जनता राज्य के इस्लामीकरण की इस साजिश को कतई स्वीकार नहीं करेगी। और दिलचस्प बात देखिए कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मुझे तो इस फैसले के बारे में बताया ही नहीं गया, तो उनको बिना बताए ये फैसला ले लिया गया। किसने फैसला लिया? तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा नेता नित्यानंद राय ने इन सब को लेकर नीतीश कुमार पर सरकार पर हमला किया और इसे घोर तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। बिहार की सरकार, नीतीश जी, तेजस्वी जी की सरकार बिहार में तुष्टीकरण कर रही है। हिंदुओं के पर्व त्योहार की छुट्टियां को कम कर दिया गया है और मुस्लिम भाइयों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। यह तुष्टीकरण है, नीतीश सरकार की तुष्टीकरण है। और इस प्रकार का भेदभाव करना, तुष्टीकरण करना बिहार में बिहार की सरकार के मुखिया नीतीश जी और तेजस्वी जी को महंगा पड़ेगा, काफी भारी पड़ेगा। इस तरह से हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करना कहीं से भी उचित नहीं है। बिहार की सरकार हिंदुओं की धैर्य की परीक्षा ना ले। बिहार के हिंदू देख रहे हैं कि उनके साथ किस प्रकार से बर्ताव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। समय आने पर कड़ा जवाब देगी और एक तरह से यूं कहे कि बिहार सरकार तुष्टीकरण की सरकार बन गई है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए। शैलेंद्र, पहले भी आरोप लगते रहे हैं बिहार में नीतीश और आरजेडी की सरकार पर, नीतीश तेजस्वी सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये फैसला लेकर के भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है नीतीश सरकार ने। ये देखिए लालचंद्र, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि पहले भी तुष्टीकरण के आरोप नीतीश और तेजस्वी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है बिहार में उस पर लगते रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के फैसले लिए गए जिसमें ये बहुत गंभीर आरोप बीजेपी को लगाने का मौका मिला। और अब जब हिंदू त्योहारों की छुट्टियां कम की गई हैं और दूसरी तरफ आप देखें कि जो दूसरे धर्मों के जो त्यौहार हैं उनकी छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, तो सवाल ये उठता है कि अगर आप छुट्टियां कम ही करना चाहते हैं तो फिर आपको सभी त्योहारों की छुट्टियां कम करनी चाहिए। सिर्फ हिंदू त्योहारों की छुट्टियां आपने कम क्यों की? ये दिखाता है कि आप तुष्टीकरण की राह पर चल रहे हैं और यही बीजेपी का आरोप है। तो निश्चित तौर पर इस फैसले ने बीजेपी को, बिहार बीजेपी को एक बड़ा मौका दिया है कि वो नीतीश कुमार सरकार पर यह आरोप और गंभीरता से लगा सके, क्योंकि एक इतिहास रहा है नीतीश सरकार का। बीजेपी ये कहती रही कि नीतीश की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती रही और जब आप पर यह आरोप है और इस तरह का आप फैसला लेते हैं तो निश्चित तौर पर एक और मौका देते हैं अपने विपक्षी दल को। लेकिन शैलेंद्र, ये फैसला ले कौन रहा है? क्योंकि वहां के शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं हमें जानकारी नहीं कहां से ये फैसला हुआ। ये देखिए बहुत अजीब स्थिति है कि ये बहुत अजीब स्थिति है और ये एक लीपापोती की कोशिश भी हो सकती है कि
आप ही का मंत्रालय और आप ही की सरकार कैलेंडर जारी करती है जिसमें हिंदू त्योहारों पर छुट्टियां कम की जाती है, और आप ही कह रहे हैं कि ये फैसला किसने लिया आप जानते नहीं, तो फिर आपको मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। अगर आपके मंत्रालय में कोई फैसला लिया गया है और आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है, तो फिर आप किस बात के मंत्री हैं? तो फिर तो आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए। और हम जानते हैं कि शिक्षा मंत्री की बात करें तो पहले भी वो काफ़ी विवादों में रहे हैं, कई ऐसे बयानों को लेकर जिसको लेकर हमने देखा है कि बीजेपी ने उनको निशाने पर लिया है। और इस फैसले के बाद तो पूरी नीतीश सरकार पर ये जो आरोप है बीजेपी का, उससे एक बार फिर से लगाने का मौका मिला है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है, नीतीश और तेजस्वी की जो सरकार है, वो तुष्टीकरण की राजनीति पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए। और इस समय सीधे आपको लिए चलते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम को संबोधित कर रही है। तटकरे जी, कैबल्य धाम शताब्दी कमेटी के अध्यक्ष श्री सुरेश प्रभु जी, कैबल्य धाम के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी तिवारी जी, मानव सचिव श्री सुबोध तिवारी जी, गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जन, अत्यंत सम्मानित स्वामी कुवलयानंद जी द्वारा स्थापित कैबल्य धाम लोनावाला के शताब्दी समारोह के शुभारंभ के इस अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता और अनुभव हो रही है। इंटीग्रेशन ऑफ योगा इन सोशल स्कूल एजुकेशन सिस्टम के महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ शताब्दी समारोह की शुरुआत करने के आपके संस्थान के निर्णय की मैं सराहना करती हूँ। भारत की योग विद्या विश्व समुदाय को हमारी अमूल्य सौगात है। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। सन 2015 से प्रतिवर्ष विश्व के अधिकांश देशों में उत्साह के साथ योग दिवस मनाया जाता है। अपने संकल्पों में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह स्पष्ट किया था कि योग पद्धति स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है और पूरे विश्व समुदाय के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। हमारी ये अमूल्य विद्या हमारे बच्चों को और हमारी युवा पीढ़ी को लाभान्वित करे। इसी ध्येय के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित योग विद्या को शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। देवियों और स्वजनों, प्राचीन भारत में गुरुकुलों की शिक्षा प्राप्त करने वाले अंतेवासी यानी विद्यार्थी बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर भी आगे बढ़ते थे। भारत की प्राचीन परंपराओं के उपयोगी तत्वों से हमारे विद्यार्थियों को जोड़ना हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक मुख्य पक्ष है। योग पद्धति व्यक्ति के समग्र विकास का मार्ग है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष के माध्यम के रूप में योग प्रणाली को प्रभावी माना जाता है। योग के माध्यम से चित्तवृत्तियों के निरोध करके प्रज्ञा की स्थिति अर्थात समस्त को स्थिति प्राप्त की जा सकती है। योगस्थ व्यक्ति को आंतरिक शांति का अनुभव होता है। मुझे बताया गया है कि स्वामी कुवलयानंद जी का अंतिम उपदेश था, one should accept whatever comes one's way without losing heart। अपने इस सारगर्भित शब्दों में स्वामी जी ने महाभारत की इस अमर शिक्षा को अभिव्यक्ति प्रदान की थी। प्राप्तम अप्राप्तम उपासित हृदयेन अपराजित, अर्थात हृदय से अपराजित रहते हुए जो कुछ मिला और जो कुछ नहीं मिला उन सब का सम्मान करो। देवियों और स्वजनों, कैबल्य अर्थात मोक्ष को हमारी परंपरा में सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ माना गया है और काम और धर्म के चरणों से
गुजर कर व्यक्ति कैवल्य प्राप्त करना चाहता है। इस उपनिषद में कहा गया है कि विद्या अमृतो अश्नुते। उस उपनिषद में ये समझाया गया है कि व्यवहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान एक दूसरे के पूरक है। व्यवहारिक ज्ञान से अर्थ, धर्म और कामनाओं की प्राप्ति होती, आध्यात्म से अमरता यानी मोक्ष अथवा कैवल्य की प्राप्ति होती। समग्र शिक्षा में व्यवहारिक और आध्यात्मिक ज्ञान का संगम होता है। योग का अनुशासन कैवल्य प्राप्त करने में सहायक होता है। ये तथ्य प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने गहन अनुसंधान और प्रशिक्षण के बाद प्रकाशित किया था। शताब्दियों पूर्व महर्षि पतंजलि ने अपनी महान कृति योग सूत्रों में तब तक उपलब्ध प्रमाणीय अनुसंधान का संकलन किया था। 20वीं सदी में स्वामी कुबलानंद जैसे महान विभूतियों ने योग पद्धति की वैज्ञानिकता तथा उपयोगिता को नई ऊर्जा के साथ प्रचारित प्रसारित किया। उन्होंने योग तथा आध्यात्मों के आधार में स्थित आधुनिक विज्ञान की मान्यताओं को विश्व समुदाय के सम्मुख प्रस्तुत किया। हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने अभियान के पहले योगाभ्यास करके अपने शरीर और मन को और अधिक सक्षम बनाया है। स्वामी जी दयानंद जी ने से राष्ट्रपति महात्मा गांधी परामर्श लिया करते थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी स्वामी जी के संपर्क में रहते थे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बीजी खेर जी ने से लेकर श्री GRD टाटा तक अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने स्वामी जी के प्रयासों की शक्ति प्रदान की। देश की महानतम विभूतियों से लेकर जनसामान्य के जीवन पर स्वामी जी के मार्गदर्शन का अच्छा प्रभाव पड़ा। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि स्वामी जी की शिष्य परंपरा द्वारा उनकी योग शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष श्री OP तिवारी जी 94 इयर्स के आयु में सक्रियता पूर्वक ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान को नेतृत्व प्रदान करके एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं उनके लिए दीर्घायु होने और सक्रिय रहने की कामना करती हूँ। ये कैवल्य धाम कबलानंद जी मार्ग पर स्थित है। कबलानंद मार्ग कैवल्य धाम का पता तो है ही, उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग योग के माध्यम से कैवल्य तक पहुंचने का रास्ता भी है। हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वाधीनता के बाद के भारत की जो परिकल्पना की थी, उनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप आध्यात्मिक आयामों को मूलभूत महत्व दिया गया। मुझे ये जानकर तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ है। संविधान सभा में मध्य भारत और बेरार के प्रतिनिधि डॉक्टर हरिकृष्ण कामत जैसे मनीषी जनसेवक ने अपने संबोधन में स्वाधीन भारत की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए महायोगी अरबिंदो तथा कैवल्य धाम के इस संस्थान का सार्थक उल्लेख किया था। ओडिशा के रायरंगपुर स्थित श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में अध्यापन करने का अवसर मुझे मिला था। आज मैं यहाँ कैवल्य धाम के शताब्दी समारोह के शुभारंभ में भाग ले रही हूँ। इस प्रकार राष्ट्र निर्माण से जुड़े इन दोनों संस्थानों से अपने संपर्क में अपना सौभाग्य मानती हूँ। स्वामी कुबलानंद जी विद्यालयों में योग शिक्षा के प्रसार को बहुत महत्व दिया करते थे। मैं आशा करती हूँ कि कैवल्य धाम संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है कैवल्य विद्या निकेतन नामक विद्यालय से अन्य विद्यालयों को उदाहरण भी मिलेगा और प्रेरणा भी मिलेगा।
आप सबका प्रफुल्लताम संस्था योग परंपरा और विज्ञान के प्रभावी संगम का निरंतर प्रभाव करता रहे और विश्व समुदाय को विशेषकर युवाओं को समग्र विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाता रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के लोनावाला से आप देख रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर हैं और उसी सिलसिले में वो कैवल्य धाम के शताब्दी वर्ष के सिलसिले में स्कूली शिक्षा प्रणाली में योग को जोड़ने के बारे में आयोजित जो राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका उन्होंने उद्घाटन किया और वहीं पर उन्होंने अपना उद्घाटन भाषण भी दिया। इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना